हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। देखिए, ये आपकी वन कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है। वन कॉन्सेप्ट सीरीज का एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको एक ऐसा टॉपिक कवर कराया जाए जो कि होलिस्टिक हो, आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों को ये टारगेट करे। और तीसरी बात ये है, जो भी आपके अपकमिंग पंजाब के पेपर्स होंगे उनको ज्यादातर ध्यान में रखते हुए ये सीरीज बनाई गई है। ठीक है जी। सो यहां पर क्या है बच्चे, देखिए पीसीएस मेंस 2015 का एक क्वेश्चन है। इट इज व्हाट डू यू मीन बाय जीएम फूड, what are the controversies related to it? It was a 2015 मेंस 200 वर्ड्स में आपको लिखना था। अब इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या फूड होता क्या है। ठीक है, तो हम इसको बच्चे कैसे होलिस्टिकली कवर करेंगे जिससे कि आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों ही कवर हो। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स चाहिए ही क्यों। ठीक है, सो पहली बात, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं ही क्या। देखिए, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएम क्रॉप्स। देखिए, मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा जीएम क्रॉप्स को उगाने का। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द बेनिफिट्स और द एडवांटेजेस ऑफ जीएम क्रॉप्स। क्या इसकी एडवांटेजेस है, व्हाट इज द सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू जीएम क्रॉप्स इन इंडिया। अगर हम स्पेसिफिक इंडिया में जाएं तो जीएम क्रॉप्स का क्या स्टेटस है। तीसरा क्या है, व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क, क्या लीगल फ्रेमवर्क है जीएम क्रॉप्स को मद्देनजर रखते हुए इन इंडिया। And the last one is what are the challenges or the issues or concerns with respect to GM crops. And next last point is the way forward. देखिए, अगर आप क्रोनोलॉजी देखते हैं, ऐसे ही आपको अपना मेंस का आंसर फ्रेम करना है। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहला क्या है, जीएम फूड है ही क्या। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है बच्चे, कंट्रोवर्सीज या फिर इश्यूज रिलेटेड टू इट। ठीक है, सो आपसे एक्चुअली में क्या पूछा गया है, ये जीएम क्रॉप्स रैशनल बिहाइंड, और दूसरा आपसे पूछा गया है कि यहां पर चैलेंजेस और इश्यूज क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू जीएम क्रॉप्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आने ही क्यों चाहिए। नंबर वन पॉइंट क्या है, विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। देखिए, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या है, आपको फूड क्रॉप्स भी ज्यादा चाहिए होंगे, हाँ कि ना। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। डू यू गेट द पॉइंट। अब क्या है कि अगर आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा पीस ऑफ लैंड ले सकते हैं। बट क्योंकि हमारे पास पीस ऑफ लैंड ज्यादा नहीं है, तो हम क्या चाहते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उगा सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट बच्चे यही है इंट्रोडक्शन में। यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट इशूड इन 2019 predicted that the global population would peak at 11 billion in 2100. सो एक यूएन रिपोर्ट दर्शाती है कि 2100 तक जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितना पीक कर जाएगी बच्चे, 11 बिलियन। ठीक है, और दूसरा क्या है, अ न्यू फोरकास्ट पब्लिश इन द लैंसेट 2020 इट पेग्स दैट ग्लोबल पॉपुलेशन विल बी अराउंड 9.7 बिलियन इन 2064 तक हमारा 9.7 बिलियन हो जाएगी पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है देन यू नीड टू हैव मोर फूड क्रॉप्स। इसीलिए हम जीएम क्रॉप्स की तरफ अपनी डायरेक्शन को लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अगर हम स्पेसिफिक इंडिया की बात करें तो 1.6 बिलियन हो जाएगी बच्चे 2048 तक। सो यू कैन इमेजिन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया को संभालनी पड़ेगी बाय 2048। ठीक है जी, लेट मी रब दिस। नेक्स्ट आता है
In this light, one major challenges will be of feeding the world population by enhancing the agricultural productivity. ये मैं आपको बता चुकी हूं, क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो आपको फूड क्रॉप्स ज्यादा चाहिए। अगर आपको फूड क्रॉप्स ज्यादा चाहिए, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और हमारा दूसरा मकसद क्या है, हमें प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी है, लेकिन हमें एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स कम करने, मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना हो, ये कम करना है। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर मुझे किसी चीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आप तो जनरली क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो उससे आपकी क्या हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। बट ऑन दी अदर हैंड इसका साइड इफेक्ट क्या है, क्योंकि आप एनहांस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कर रहे हो, विच इज लीडिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो अब हमारा मकसद क्या है कि हम प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाएं, लेकिन एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स जो हैं वो हम कम करें, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो कम हो। तो हम ज्यादा फर्टिलाइजर्स और ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करना चाहते, तभी हम किसकी तरफ बच्चे मूव कर रहे हैं, दैट इज ऑन दी जीएम क्रॉप्स। सो इंट्रोडक्शन में अगर आप फैक्चुअल डिटेल दे देते हैं तो उससे आपका आंसर एनहांस हो जाता है, ठीक है। चाहे आप वर्ल्ड पॉपुलेशन को लिख दीजिए, चाहे आप इंडिया की पॉपुलेशन को लिख दीजिए कि एस्टिमेटेड स्टडी क्या कहती है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो फूड क्रॉप्स ज्यादा चाहिए, अगर आपको फूड क्रॉप्स ज्यादा चाहिए तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए। लेकिन हमारा मेन गोल क्या है कि हमें प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा चाहिए, लेकिन एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स कम चाहिए। बात समझ गए? तो इसकी वजह से हम किसकी तरफ को मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है जी। सो दिस बिकम्स योर इंट्रोडक्टरी पार्ट। Next, one of the many alternatives to this problem is afforded by the genetically modified crops. So this becomes your introduction part. It is very effective if you write with factual detail. ठीक है जी। Next चलते हैं, what are genetically modified organisms? देखिए, as per WHO, genetically modified organisms are organisms in which the genetic material has been altered. अब इस बात को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास क्रॉप 1 एग्जिस्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपका सारा का सारा लॉजिक कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते ही क्या है। सपोज क्रॉप 1 है, ये क्या है बच्चे, ये ना इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू पेस्ट 1। एक पेस्ट एग्जिस्ट करता है, ये जो क्रॉप है ये इसके रेजिस्टेंट नहीं है। अब क्या है, अगर ये इस पेस्ट के रेजिस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, ये डैमेज हो जाएगा, मतलब प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, हाँ कि ना। अब मुझे क्या करना है कि इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करना है कि जिससे कि ये इस पेस्ट के क्या बन जाए, रेजिस्टेंट बन जाए। तो मेरे पास एक बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है जिसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि वो इस पेस्ट से रेजिस्टेंट है। सपोज ये इसका डीएनए था, इस बैक्टीरिया का डीएनए था। इस डीएनए में ये वाला जो पोर्शन है बच्चे, ये वाला जो पोर्शन है, इट इज रेजिस्टेंट टू दिस पेस्ट। इफ इट इज रेजिस्टेंट टू दिस पेस्ट, तो मैं चाहूंगी कि ये वाला जो पार्ट है, दैट इज जीन, ये जो बैक्टीरिया का जीन है, ये मैं इस क्रॉप में डाल दूं, जिससे कि ये क्रॉप भी इस पेस्ट के रेजिस्टेंट हो जाए। ये बात समझ आती है? अब अगेन मैं ये एक बारी दोबारा समझाती हूं आपको, जिससे कि क्लैरिटी हो जाए। दोबारा समझिए, आपके पास एक क्रॉप 1 एग्जिस्ट करता है, दिस इज क्रॉप नंबर 1। इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू पेस्ट नंबर 1। मान लीजिए किसी पेस्ट से ये रेजिस्टेंट नहीं है। अगर ये पेस्ट से रेजिस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स आपको या तो पेस्टिसाइड्स डालने पड़ेंगे, हाँ कि ना। लेकिन पेस्टिसाइड्स अगर डालोगे तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है,
ये बात समझ आती है। अब मैं दूसरा मकसद क्या कर सकती हूं, क्योंकि मुझे इसकी प्रोडक्टिविटी हाई चाहिए। अब क्योंकि ये इस पेस्ट से रेजिस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा, जब भी पेस्ट अटैक होगा इसकी प्रोडक्टिविटी हार्म होगी। ये बात समझ आती है। अब दूसरा एक बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है, दिस इज वन बैक्टीरिया जो कि इस पेस्ट से रेजिस्टेंट है, जो कि इस पेस्ट से रेजिस्टेंट है। मतलब इसके डीएनए में कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि इस पेस्ट से रेजिस्टेंट है। अब मेरा मकसद क्या रहेगा कि ये जो रेजिस्टेंट है पेस्ट से, मैं इस क्रॉप में उसको ऐड कर दूं। ये बात समझ आती है। सो इस क्रॉप का भी बच्चे कोई ना कोई डीएनए होगा। मेरा मकसद क्या है कि इस जीन को मैं इसके डीएनए में ऐड कर दूं। ठीक है। सो यहां पर बच्चे क्या किया है, आपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन की है। इस क्रॉप के जीन्स में आपने कुछ ना कुछ ऑल्टर या फिर मॉडिफाई कर दिया। सो इस पर्टिकुलर स्पीशी को जब हम इस बैक्टीरिया के जीन को इसमें ऐड कर देंगे, तो मैंने इसके जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। जब मैंने इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, इसका मतलब क्या है, अब उसका जीन क्या है, ऑल्टर हो चुका है, हाँ कि ना। अगर वो जीन ऑल्टर हो गया, दैट पर्टिकुलर डीएनए बिकम्स, दैट पर्टिकुलर जीन बिकम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। वो क्रॉप बच्चे अब क्या हो गया, इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, ये बात समझ आई है। तो अब मैंने क्या किया, एनवायरमेंट को दूषित ना करते हुए इस क्रॉप को रेजिस्टेंट बना दिया इस पेस्ट के, जिससे कि इसकी प्रोडक्टिविटी हार्म ना। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम क्रॉप्स। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़िए, अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स are organisms in which the genetic material has been altered। बात समझ आई है? आई होप ये बात समझ आई होगी आपको। ठीक है जी। सो द टेक्नोलॉजी इज ऑफन कॉल्ड द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और द जीन टेक्नोलॉजी और द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको RDNA लिखते हैं बच्चे। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है, देखिए याद है एग्जाम्पल जो अभी एक्सप्लेन किया मैंने, कि जो क्रॉप का डीएनए था उसको मैंने ऑल्टर कर दिया, एक नया जीन बना दिया, तो उस पर्टिकुलर जीन को क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई होप ये बात समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए वही है बच्चे जो मैंने आपको प्रोसेस पूरा बताया है, वही प्रोसेस है। नंबर 1 क्या है, ये जेनेटिक सेल विद डिजायर्ड ट्रेट्स। इसका मतलब क्या है, जो आप चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी फ्लावर को बड़ा करना चाहते हैं कि बड़े बड़े फ्लावर्स हों, तो आप क्या करेंगे, 2 प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, या तो हाइब्रिडाइज कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक जीन निकाल के दूसरे क्रॉप के जीन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये प्रोसीजर बच्चे वही बताया गया है कि उस सिंगल जीन को पहले आइसोलेट कर दिया जाएगा और क्या कर दिया जाएगा, मैनी जीन्स कॉपीज उसकी इंसर्ट कर दी जाएंगी प्लांट में, जिससे कि आपको एक मॉडिफाइड क्रॉप मिल जाएगा। ये बात समझ आती है? देख रहे हैं आप, रेड वाले ये जीन्स को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है इस ग्रीन वाले प्लांट में। सो यहां पर जो नया प्लांट बना है, इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। आई होप ये बात समझ आई होगी। ठीक है, ये रेड वाले जीन को हमने ग्रीन वाले क्रॉप में ऐड कर दिया, जिससे कि आपके पास एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन गया। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, अब देखिए प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऑन द अदर हैंड वर्सेस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। दोनों में फर्क है कि नहीं है? देखिए दोनों में फर्क है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में आप क्या करते हैं, जीन्स को ऑल्टर करते हैं। ऑन द अदर हैंड हाइब्रिडाइजेशन में बच्चे आप सिर्फ क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या है,
आपने इन दोनों के जीन्स को नहीं छेड़ा है, आपने क्या किया है, क्रॉस ब्रीड करवा दिया। ये रेड वाला प्लांट आपने क्रॉस ब्रीड करवा दिया येलो वाले प्लांट से। सो आपके पास प्लांट कैसा आ गया, येलो एंड रेड वाला। ठीक है, सो यहां पर सिर्फ बच्चे क्या हो रही है, इट इज क्रॉस ब्रीडिंग। यहां पर आपने इनके जीन्स को नहीं छेड़ा। ये बात समझ गए? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, सो हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ two genetically different individuals to result in a third individual. This was first individual जो कि पूरा ही रेड था, ये सेकंड इंडिविजुअल है जो कि पूरा ही येलो था। हमने इसको क्रॉस ब्रीड करवा दिया जिससे कि थर्ड इंडिविजुअल, एक नया थर्ड इंडिविजुअल बन गया जिसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की हैं, येलो की भी है और रेड की भी है। ठीक है, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन when you have not touched their genes. I hope I'm clear. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है। देखिए, आपने बहुत सारी स्कीम्स पढ़ी होंगी कि हमारी गवर्नमेंट क्या है, स्टेप्स ले रही है टू फोर्टिफाई फूड। अब यहां पर टर्मिनोलॉजी क्या आती है बच्चे, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। अब आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या सेम थिंग है? नो, इट इज नॉट। अब देखिए, व्हाट इज फूड फोर्टिफिकेशन। देखिए, जब भी आप प्रोसेसिंग में, किसी चीज की प्रोसेसिंग में जब आप माइक्रो या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं, ध्यान से समझिए, जब भी आप किसी चीज की प्रोसेसिंग में, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, जब आप सॉल्ट को पैक कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, आपने सॉल्ट में आयोडीन को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया बच्चे? आयोडीन को ऐड कर दिया, मतलब आपने न्यूट्रिएंट ऐड कर दिया while processing, then that particular process is known as fortification of food. आप उनके जीन्स में कोई भी अदल बदल नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऑल्टरेशन नहीं कर रहे हैं। सो उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोला जाता है बच्चे? फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। जब आप प्रोसेसिंग स्टेज पे कोई भी माइक्रो या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट की एडिशन कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए, जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए, सो उसको बोला जाता है बच्चे फूड फोर्टिफिकेशन। आई होप ये बात समझ आई होगी। सो आपको तीन टर्मिनोलॉजी समझ आई। एक है बच्चे जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब होता है जब आपने उसके जीन्स में कोई ना कोई ऑल्टरेशन की है, नंबर वन। नंबर टू वाज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम कोई भी जीन्स में मॉडिफाई नहीं करते हैं, हम सिर्फ क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं टू गेट अ डिजायर्ड ट्रेट। ठीक है। नंबर थ्री इज फूड फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मेजर मकसद क्या है कि उस प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना। अब न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना, जब हम उसको प्रोसेसिंग स्टेज में ऐड करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे? फोर्टिफाइड फूड। फॉर एग्जाम्पल आपका सॉल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयोडाइज्ड सॉल्ट, है ना। आयोडाइज्ड सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि प्रोसेसिंग स्टेज में आपने कौन सा न्यूट्रिएंट ऐड कर दिया इसमें? दैट इज आयरन। ठीक है। सो इसीलिए सॉरी आयोडीन, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको? आयोडाइज्ड सॉल्ट। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी। सो आगे चलते हैं। अब व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएम क्रॉप्स? बच्चे ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रैशनल क्या है कि हमें प्रोडक्टिविटी के साथ साथ, प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज करनी ही करनी है, लेकिन हमें एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स को क्या करना है बच्चे? कम। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम जीएम क्रॉप्स की तरफ डायरेक्शन हम अपनी बढ़ाएं।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, लो इनपुट एंड हाई आउटपुट एग्रीकल्चर इज द वे फॉरवर्ड। सो हमारी इनपुट्स कम लगे, यहां पर मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोडक्टिविटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय यूजिंग द पेस्टिसाइड्स और यूजिंग द फर्टिलाइजर्स, है ना। लेकिन इससे कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स महंगे आते हैं, पेस्टिसाइड्स महंगे आते हैं, वीडीसाइड्स बहुत महंगे आते हैं, हर्बिसाइड्स बहुत महंगे आते हैं। तो यहां पर क्या है, आप इनपुट में ज्यादा खर्चा कर रहे हो, उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, आपको लो इनपुट और हाई आउटपुट एग्रीकल्चर होनी चाहिए। तो उसी के लिए हम कहां पर मूव कर रहे हैं बच्चे, वी आर मूविंग टुवर्ड्स जीएम क्रॉप्स। कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनको बनाने के लिए उनकी R&D पे एक बार खर्चा होगा, लेकिन उसके बाद क्या है, आपको ये हाई आउटपुट देंगी विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, दिस इज द मेन रैशनल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएम क्रॉप्स। अब इसके एडवांटेजेस क्या है बच्चे, देखिए जो एडवांटेजेस है, इट कैन सेव फार्मर्स इनकम, ठीक है, और दूसरा एनवायरमेंट के लिए भी ये हानिकारक नहीं है। दूसरा क्या आता है, द जीएम टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू डेवलप ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड न्यूट्रिएंट इफेक्टिव वेराइटीज। देखिए जीएम क्रॉप्स में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने डिजायर्ड ट्रेड्स को उसमें ऐड कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर हम कोई भी क्रॉप को ड्रॉट रेजिस्टेंट बना सकते हैं। अब ड्रॉट रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर रेनफॉल नहीं होती तो भी आपके क्रॉप को कोई भी हार्म ना हो, वो हम कर सकते हैं। तो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स भी हम यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा टेस्ट चाहिए, जैसी शेल्फ लाइफ चाहिए, वो आप इंक्रीज कर सकते हैं बाय जेनेटिकली मॉडिफाइंग इट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, क्रॉप्स कैन इवन बी इंजीनियर्ड टू बी मोर न्यूट्रिशियस। हम अपने फूड को ज्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। देखिए ये फूड फोर्टिफिकेशन में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप फोर्टिफाई नहीं कर सकते हो, लेकिन फोर्टिफिकेशन में क्या है, कई बार आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका लेवल कम हो जाता है, लेकिन अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाई करके न्यूट्रिएंट्स को ऐड करोगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। सो इट विल बी मोर न्यूट्रिशियस एंड इट विल बी मोर बेनिफिशियल। सो ये बच्चे क्या हो गए सारे एडवांटेजेस ऑफ जीएम क्रॉप्स। अब हमारे इंडिया में जीएम क्रॉप्स को लेके क्या सिचुएशन है, देखिए याद रखिए हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही जीएम क्रॉप एग्जिस्ट करती है, दैट इज बीटी कॉटन। एग्जिस्ट का मतलब क्या है, जो लीगली वैलिड है, जो कि आप अपने खेत में उगा सकते हैं, दैट इज ओनली बीटी कॉटन। ठीक है, आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में सुना होगा द कंट्रोवर्सी बिहाइंड बीटी ब्रिंजल। वो बच्चे लीगली अभी तक आपको ट्रांजैक्शन नहीं दे रखी कि हाँ आप बीटी ब्रिंजल उगा सकते हैं, ये परमिशन नहीं दी गई है। तो हमारे पास इंडिया में सिर्फ एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, दैट इज बीटी कॉटन। ठीक है बच्चे, परमिशन कौन देता है, एक कमिटी है दैट इज GEAC, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ठीक है, इसको क्लियर किया था किसको, बीटी कॉटन को। 2002 में परमिशन दे दी गई थी कि आप बीटी कॉटन को उगा सकते हैं। ठीक है जी, सो बीटी कॉटन रिमेन्स द ओनली जीएम क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कल्टीवेशन इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो कि लीगली परमिसिबल है टू ग्रो इन इंडिया, दैट इज ओनली बीटी कॉटन। ठीक है जी, आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट इज also the area under the BT cotton cultivation has increased from less than 1% in 2002-2003 to almost 94% in 2019-20। सो आप देख सकते हैं बच्चे कितना बड़ा जंप है। इसको बच्चे परमिशन कब मिली थी, 2002 में, लेकिन 2019 तक आते आते सिर्फ 1% पॉपुलेशन पहले इसको यूज कर रही थी, लेकिन अब 94% एरिया कॉटन का किससे ग्रो हो रहा है, दैट इज बीटी कॉटन।
अब बीटी कॉटन था क्या, इस बात को समझ लीजिए। देखिए, इट वॉज नॉट रेजिस्टेंट टू पिंक बॉलवर्म। वो पिंक बॉलवर्म क्या करता था, ये सारी की सारी कॉटन को डैमेज कर देता था। अब इट वॉज नॉट रेजिस्टेंट टू दैट, तो इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया से एक जीन लिया और उस जीन को इस कॉटन में ऐड कर दिया, ऑल्टर कर दिया, तो वो पर्टिकुलर स्पीशी क्या बन गई, दैट इज बीटी कॉटन, विच इज रेजिस्टेंट टू पिंक बॉलवर्म। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, अब आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा अगर आपको बेसिक्स पता है कि कैसे एक क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। सो बीटी कॉटन में क्या था, इट वाज नॉट रेजिस्टेंट टू पिंक बॉलवर्म। ये एक पेस्ट था जो कि एक्चुअली में क्या करता था, जब भी पेस्ट अटैक होता था तो कॉटन की सारे के सारे क्रॉप्स को डैमेज कर देता था। तो हमने क्या किया, एक बैक्टीरिया ऐसा लिया जो कि रेजिस्टेंट था, किससे, पिंक बॉलवर्म से, उसका जीन लिया और कॉटन के जीन्स में ऐड कर दिया। सो वो पर्टिकुलर स्पीशी क्या बन गई, बीटी कॉटन। नाउ दैट बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू पिंक बॉलवर्म, जिसकी वजह से ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं कर पाता। ठीक है जी, आई होप आई एम क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू जीएम क्रॉप्स इन इंडिया। देखिए, जो आपकी, ये मैं आपको बता चुकी हूं कौन सी कमिटी बच्चे सेटअप की गई है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज GEAC। यही बच्चे आपको परमिट करती है कि आप कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू 1989 रूल्स ऑन जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स, the main function of the statutory body is to regulate the use, manufacture, storage, import and export of these organisms। अब देखिए, यही कमिटी सारा कुछ मैनेज करती है। आप कितना यूज कर सकते हैं, आप कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या आप कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, ये सारा कुछ कौन डिसाइड करेगा बच्चे, दैट इज GEAC। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है, अगर आप अनअप्रूव्ड जीएम वेरिएंट यूज करते हैं, मतलब अगर GEAC ने अप्रूवल नहीं दिया है लेकिन फिर भी आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज करते हैं, तो आपको पेनल्टी लग सकती है बच्चे। आपको जेल टर्म हो सकती है 5 इयर्स की और फाइन हो सकता है अप टू 1 लाख। ठीक है, सो यू हैव टू सी दिस। ये अगेन बच्चे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं आपसे कि अगर आप अनअप्रूव्ड, देखिए बहुत से एरियाज में दो बीटी ब्रिंजल इज नॉट अलाउड, आप नहीं उगा सकते बीटी ब्रिंजल, लेकिन कुछ पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स क्या करते हैं, बीटी ब्रिंजल को उगा रहे हैं, तो वहां पर उन पे लीगल एक्शन हो सकता है। ठीक है, सो क्या है, जेल टर्म हो सकती है आपको और 1 लाख का आपको फाइन हो सकता है अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, सो दीज आर द लीगल फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू जीएम क्रॉप्स इन इंडिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं, क्या इसके इश्यूज हैं या फिर कंसर्न्स हैं। देखिए, जब भी आप कंसर्न्स की बात करेंगे तो आप ना क्या कर सकते हैं, कुछ 4-5 चीजों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एनवायरमेंटल कंसर्न्स, दूसरा है इकोनॉमिक कंसर्न्स, तीसरा है इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल्स, थर्ड है बच्चे सुपर बग थ्रेट्स, ये हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एंड फिफ्थ वन इज एथिकल कंसर्न्स। देखिए, जब भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात आएगी तो आपने एथिकल कंसर्न्स जरूर लिखने हैं। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे एनवायरमेंटल कंसर्न्स से। एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या हैं, देखिए, सिंस GMO इज देन आर्टिफिशियली क्रिएटेड, इट्स ब्रीडिंग विद अदर क्रॉप्स इन नेचुरल इकोसिस्टम कैन रिजल्ट इन जेनेटिक कंटैमिनेशन। अब इस बात को समझिए, सपोज दिस इज क्रॉप 1 जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, और दूसरा क्रॉप 2 है। ये क्रॉप 1 है, सपोज मान लीजिए कॉटन है। ठीक है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मतलब आप मान लो बीटी कॉटन है। ऐसे ही आपने इसको क्रॉस ब्रीड करवा दिया कॉटन की किसी दूसरी वैरायटी से। एक वैरायटी तो क्या है बच्चे, इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, दूसरी क्रॉप वैरायटी मान लो वैरायटी 2 है, कॉटन की ही है, आपने इसको क्रॉस ब्रीड करवा दिया।
तो अब क्या हो सकता है, जो रिजल्टेंट निकलेगा वो भी क्या होगा बच्चे, इट विल बी जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो यहां पर जेनेटिक कंटामिनेशन का डर है। बात समझ गए? क्योंकि बच्चे नेचुरल नहीं है, आप मैन मेड कर रहे हो। कोई भी चीज अगर आप मैन मेड कर रहे हो तो दैट लीड्स टू सम हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, सो यहां पर क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 क्या आता है, बीटी क्रॉप्स कैन हार्म नॉन टारगेट इंसेक्ट्स। अब देखिए, अगर मैं कोई चीज जेनेटिकली मॉडिफाई कर दी तो वो क्या कर सकती है, जो इंसेक्ट्स उसके टारगेट नहीं भी थे उनको भी डैमेज कर सकती है। तो अब क्या है, अगर टारगेट वो इंसेक्ट्स को कर रही है तो इसका मतलब क्या है, वहां के सॉइल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डैमेज कर सकती है, मतलब सॉइल का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। बात समझ आ रही है बच्चे? ठीक है, सो यहां पर क्या है, इट कैन लीड टू अदर डैमेजेस इन द एनवायरमेंट। बात समझ गए? ठीक है। थर्ड क्या है, जीएम टेक्नोलॉजी कुड ऑल्सो अलाउ द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन क्रॉप टू अदर क्रॉप, creating super weeds which might be immune to common control methods। अब क्या है बच्चे, कुछ ऐसे क्रॉप्स पैदा हो सकते हैं जो कि रेजिस्टेंट होंगे बहुत चीजों से। अगर वो रेजिस्टेंट होंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उनको मार गिरा भी नहीं सकते, क्योंकि हम वीडीसाइड्स पहले यूज कर रहे थे। वीडीसाइड्स का मतलब क्या होता है कि ये वीड्स को मार गिराएंगे, लेकिन क्योंकि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज कर लिए तो उससे ऐसा हो सकता है कि जो वीड्स हैं वो ना मरे। ठीक है, तो उनको बच्चे क्या बोला गया है, सुपर वीड्स। ऐसे ही इकोनॉमिक कंसर्न्स क्या है, नंबर 1, various claims around the stress tolerance, nutritional and yields have turned out to be false। ऐसा देखा गया है, BT cotton experience cotton yields has stagnated around 460 kgs per hectare। अब ऐसा बोला गया था कि अगर आप जीएम क्रॉप्स यूज करते हैं तो आपकी बच्चे प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो जीएम क्रॉप्स हम यूज कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी भी स्टैग्नेट हो गई है। स्टैग्नेट का मतलब क्या है कि रुक गई है और ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो नहीं पा रही। सो स्टैग्नेटेड कहां पर है, 460 kg पर हेक्टेयर, इससे ज्यादा नहीं हो पा रही। जब नहीं हो पा रही तो हमारा पहला मकसद क्या था, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। तो फिर फायदा क्या हुआ, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यूज करके हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ कि जब वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर ही नहीं पा रहा है। बात समझे? तो यहां पर तभी बोला है कि इकोनॉमिक कंसर्न्स क्या है कि आपने पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने में इतना पैसा लगाया, तो मकसद क्या था, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, लेकिन अब प्रोडक्टिविटी तो स्टैग्नेट हो गई। ठीक है, सो व्हाई वी पुट सो मच ऑफ मनी इन डिराइविंग अ जीएम क्रॉप। ठीक है, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 क्या है बच्चे, नंबर 2 इज इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल्स। देखिए, ऐसा देखा गया है कि जो आपके जीएम क्रॉप्स हैं उनको उगाने के लिए आपको और ज्यादा पेस्टिसाइड्स चाहिए और ज्यादा केमिकल्स चाहिए। तो अब हमारा दूसरा मकसद क्या था कि हमने प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज करनी है, साथ ही साथ एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स को कम करना है। अब क्या हुआ कि अगर हम जीएम क्रॉप्स उगा रहे हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें और भी ज्यादा केमिकल्स यूज करने पड़ रहे हैं। तो फायदा क्या हुआ, हमारा दूसरा गोल भी क्या हो गया, इट इज अ क्वेश्चन मार्क देयर। ठीक है, कि हम एनवायरमेंटल डैमेज तो फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फिर से केमिकल्स यूज करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो उससे एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है। सो दिस इज अगेन एन इकोनॉमिक कॉज। तीसरा आता है बच्चे, द कॉर्पोरेट कंट्रोल ओवर फार्मिंग इज फैसिलिटेटेड बाय जीएम टेक्नोलॉजी। देखिए, जीएम टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करना, उसको बनाना, उसकी R&D पे खर्चा करना, वो कौन कर सकता है बच्चे, कॉर्पोरेट सेक्टर ही कर सकता है। ठीक है, आम आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि R&D में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो वो कौन कर सकते हैं बच्चे, वो सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही कर सकता है। अब अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे राइट्स कौन लेके बैठेगा, दैट इज दी कॉर्पोरेट सेक्टर, विच कैन ऑल्सो डैमेज दी अपकमिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसकी वजह से और भी ज्यादा डैमेजेस हो सकते हैं।
दिस इज द इकोनॉमिक कंसर्न्स। नेक्स्ट आता है बच्चे सुपर बग थ्रेट्स। देखिए सुपर बग थ्रेट्स का मतलब क्या होता है, जीएम क्रॉप्स आर मॉडिफाइड टू इंक्लूड एंटीबायोटिक्स टू किल द जर्म्स एंड पेस्ट्स। अब क्या है बच्चे, जो जीएम क्रॉप्स होते हैं वो क्या है, किसी ना किसी बैक्टीरिया या किसी ना किसी पेस्ट से रेजिस्टेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उनके अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स फाउंड होंगे। तो जब आप उसको खाएंगे, जब आप लेंगे उन क्रॉप्स को कंज्यूम करेंगे, तो क्या होगा, आपके अंदर भी वो एंटीबायोटिक्स चले जाएंगे, हाँ कि ना। तो आपकी बॉडी क्या होगी, AMR, अगर आपने टर्मिनोलॉजी सुनी हो, AMR का मतलब होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो आपकी बॉडी क्या होगी बच्चे, कुछ बैक्टीरिया से रेजिस्टेंट हो जाएगी। तो अगर कभी आपको बाद में कोई बीमारी होती है तो एंटीबायोटिक्स आप पे काम ही नहीं करेंगी। सो इट इज अ सुपर बग थ्रेट। सुपर बग थ्रेट का मतलब होता है कि आपने जब उन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को कंज्यूम किया तो आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स बहुत सारी हो गई। जब एंटीबायोटिक्स बहुत सारी होगी तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो कभी अगर आपको फ्यूचर में कोई बीमारी हो तो जब आप एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो आपकी बॉडी को कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी क्या बन चुकी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपकी बॉडी, जो डिजीज आपकी बॉडी को लगी थी, तो वो आपका हील ही नहीं होगा और वो क्या बन जाएगा, सुपर बग। क्या बन जाएगा, सुपर बग। सो इसीलिए इसको बोला जाता है सुपर बग थ्रेट्स। तो बच्चे एक्चुअली में ना इसी की वजह से हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही लीगली वैलिड जीएम क्रॉप एग्जिस्ट करता है, दैट इज बीटी कॉटन। उसके बाद जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उसको परमिशन नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि हमें इसके थ्रेट्स नहीं पता है, ठीक है, उस पे अच्छे से R&D नहीं हुई है कि इसके पोटेंशियल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। अगर सुपर बग थ्रेट आ गया तो उसका हम क्या करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक्स खत्म हो जाएंगी, एंटीबायोटिक्स क्योंकि उस पर इफेक्टिव ही नहीं रहेंगी। तो अगर किसी डिजीज पे एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव ही नहीं है तो वो हील कैसे होगा, ठीक है। सो ये इसका मेजर थ्रेट है। नेक्स्ट आता है बच्चे एथिकल कंसर्न्स। देखिए एथिकल कंसर्न्स क्या है, पोटेंशियल हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ। देखिए पोटेंशियल का मतलब क्या है, क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड है। अनएक्सप्लोर्ड का मतलब क्या है कि अभी तक इस पे R&D नहीं हुई है कि क्या पोटेंशियल थ्रेट्स हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ को हो सकते हैं। ऐसे बच्चे पोटेंशियल डैमेज टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे क्या पोटेंशियल डैमेज हो सकता है, जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस था उस पे क्या डैमेज हो सकता है, एक्सेसिव कॉर्पोरेट डोमिनेंस हो सकती है। सो ये सारे बच्चे क्या है, दी एथिकल इश्यूज, ठीक है, कंसर्न्ड विद जीएम क्रॉप्स, ठीक है जी। लास्ट क्या है, अब वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स पढ़ ली, हमने इसके एडवांटेजेस पढ़ लिए, हमने इसके स्टैट्स देख लिए, सब कुछ देख लिया। अब हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। नंबर 1 इज क्रिएटिंग द अवेयरनेस। देखिए जीएम क्रॉप्स की अवेयरनेस फार्मर्स तक पहुंचाना, ये जिम्मा किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए, जो कि बताएं इसके पोटेंशियल रिस्क्स और बताएं इसके पोटेंशियल एडवांटेजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट शुड अगेन टेक अप द प्रपोज्ड बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल। देखिए इंडिया गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बिल इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो बिल एक्चुअली में क्या है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो यहां पर क्या है कि आप बायोटेक्नोलॉजी को रेगुलेट अच्छे से कर सके, ठीक है। अगर आप रेगुलेट कर पाएंगे तो इसके पोटेंशियल हार्म्स को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज मेजर्ड टेस्टेड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएम क्रॉप्स। देखिए सबसे पहले आपको टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले टेस्ट किया जाए जीएम क्रॉप को, उसी के बाद उसको परमिशन दी जाए, ठीक है। सो ये 3 स्टेप्स हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जीएम क्रॉप्स जो हैं वो एक्चुअली में हमारा सोल पर्पस नहीं होना चाहिए कि आज से हम सारे के सारे जितने भी क्रॉप्स हैं उनको सबको ही हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर दें। नो, दैट शुड बी नॉट द वे फॉरवर्ड। आप क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस बना के चल सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप जीएम क्रॉप्स को बिल्कुल ही नलिफाई कर दो,
क्यों बच्चे? प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी ही बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जीएम क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और वो रेजिस्टेंट भी है पेस्ट से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसकी प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेट हो गई है। स्टैग्नेट का मतलब क्या होता है? रुक गई है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? अपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। बात समझे? ठीक है, सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अगर आपको प्रीलिम्स में पूछा जाए या फिर मेंस में पूछा जाए, यू कैन हैव अ लुक एट दिस लेक्चर। इट इज होलिस्टिक। ठीक है जी, सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।